हेलो नमस्कार दोस्तों, सक्षम IQ टेस्ट सीरीज़ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। जो कल हमने जीएस यूपी पीसीएस एंड यूपी आरओ के लिए जीएस पेपर किया था, तो जिसमें हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज हम 50 से आगे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना लेट करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर है 51। तो आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और आंसर देने का प्रयत्न करिएगा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। 51, निम्नलिखित में से कौन सी विजयनगर के तुलु शासक कृष्णदेव राय की उपाधि नहीं थी? तो कौन सी उपाधि थी जो नहीं थी? आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 51 का राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो विजयनगर के तुलु शासक कृष्णदेव राय ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इन्होंने देखिए, एक तो आंध्र भोज की भी उपाधि धारण की थी, एक अभिनव भोज की थी और आंध्र पितामह की थी। जो इसमें से कौन सा है जो नहीं है? जो वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि है, ये किसने किया था? ये बुक्का प्रथम ने इसको ग्रहण किया था, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। तो इसमें से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। देखिए, ये तीनों आप याद कर लीजिए क्योंकि ये तीनों जो हैं इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सब कृष्णदेव राय की उपाधियाँ थीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 52, निम्नलिखित में से कौन एकमात्र चिश्ती संत अविवाहित थे? शेख निज़ामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या फिर शेख फरीदुद्दीन गंजे शकर। तो 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो कि इनका विवाह नहीं हुआ था। कौन से सूफी संत थे जो कि अविवाहित थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो इसमें शेख निज़ामुद्दीन औलिया थे यही अविवाहित थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किन्हें पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है? राजा राममोहन राय, आत्माराम पांडुरंग, महादेव रानड़े और DK कर्वे। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो महादेव रानड़े हैं इन्हीं को पश्चिमी भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता था, और इनके द्वारा कौन सी सभा चलाई गई थी? जो उसकी 1870 ईस्वी में एक सभा स्थापित की गई थी, उसका क्या नाम था? तो उसे कहते थे पूना सार्वजनिक सभा, जो कि 1870 में इन्होंने स्थापित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 54, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 1857 क्रांति का केंद्र और एक तरफ दिया है दमन करने वाला ब्रिटिश अधिकारी। तो इसमें देखिए, जो सही नहीं है वो बताना है। झांसी का दमन किसने किया था? ह्यूरोज ने किया था। और बरेली का कैंपबेल, फैज़ाबाद हडसन, इलाहाबाद कर्नल नील। तो इसमें एक है जो कि इसमें सुमेलित नहीं है। तो कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? देखिए, झांसी का तो ह्यूरोज ने इसका दमन किया था, ये बात बिल्कुल सही है। बरेली का कैंपबेल ने किया है, ये भी बात बिल्कुल सही है। जो फैज़ाबाद है, फैज़ाबाद का कौन किया था? फैज़ाबाद में कैंपबेल ही था ना, और ना कि हडसन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, फैज़ाबाद का हो जाएगा। जो फैज़ाबाद में कौन था? कैंपबेल था। इलाहाबाद में कर्नल नील था। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 55, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने वर्ष 1889 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की थी। अहमदिया आंदोलन ने जिहाद का विरोध किया था। तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
देखिए अहमदिया आंदोलन के संबंध में जो था, इससे देखिए मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने वर्ष 1889 में अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की थी, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है अहमदिया आंदोलन ने जिहाद का विरोध किया था, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा ना। इसमें पूछा असत्य कथन चुनना है, तो इसमें तो दोनों सत्य हैं, तो इसमें असत्य कोई भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि इसमें कोई असत्य है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 56। नेटिव मैरिज एक्ट के अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया, यह एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्य में पारित हुआ? तो जो नेटिव मैरिज एक्ट है ये किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो नेटिव मैरिज एक्ट के अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया था वो आपके इसमें जो लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे, इन्हीं के कार्यकाल में ये पारित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 57। नीचे दिए गए हैं दो कथन है जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक का दृष्टिकोण समाचार पत्रों के प्रति उदार था। कारण है बेंटिंक को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें जो कारण अभिकथन दिया है, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक का दृष्टिकोण समाचार पत्रों के प्रति उदार था, ये बात बिल्कुल सत्य है। एंड जो कारण दिया है बेंटिंक को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता था, ये कारण गलत है। अच्छा, किसे कहा जाता था जो समाचार पत्रों का मुक्तिदाता? ये किसे कहा जाता था? ये चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता था ना। चार्ल्स मेटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता था। इनका एक प्रेस एक्ट भी था। क्या था? प्रेस एक्ट। ये लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट था, जो कि चार्ल्स मेटकॉफ ने इसकी स्थापना की थी, लागू करवाया था। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ए सही है परंतु आर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में यह कहा गया है उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है? बोममयी वाद, बेरुबारी, गोलकनाथवाद, केशवानंद भारतीवाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस किस में कहा गया था? किस वाद में कहा गया था? तो ये बेरुबारीवाद में कहा गया था कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बी इज़ द राइट आंसर, बेरुबारीवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63 है। राज्यसभा में विशिष्ट व्यक्तियों के मनोनयन की प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, सोवियत संघ। तो 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो मनोनयन है ये इसकी प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये किसके संविधान से ली गई थी? आयरलैंड से ली गई है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आयरलैंड, जिसमें से राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। कला के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता के क्षेत्र से
जिनको ज्ञान और अनुभव होता है, और ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यही है आयरलैंड से जो लिया गया है संविधान की प्रणाली, जो कि 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64। नीचे दिए गए कथन हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, भारतीय संविधान नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण है। कारण है, इसमें संशोधन की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है। तो 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 64। देखिए, भारतीय संविधान नम्यता और अनम्यता दोनों का मिश्रण है, ये बात बिल्कुल सत्य है। और इसमें संशोधन की प्रक्रिया अत्यंत कठिन है। क्या ये बात सही है कि ये बात गलत है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा और कारण इसका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 65। जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो किस अनुच्छेद के तहत उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है? अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 7। तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसको बताया गया है? देखिए, जो अनुच्छेद 9 है, इसके अनुसार यदि कोई इंसान है वो किसी अदर कंट्री में अगर उसको नागरिकता मिल जाती है तो भारत की नागरिकता उसकी अपने आप ही समाप्त हो जाती है, और ये अनुच्छेद 9 में बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अच्छा, अनुच्छेद 9 किस भाग में है? तो ये भाग 2 में है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के संबंध में बात कही गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 9। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं उसका संरक्षण करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 66, क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो मौलिक कर्तव्य नहीं है उसमें कौन सा मौलिक कर्तव्य है जो नहीं है? इसमें जो राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना है, ये आपके मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो ये देखिए, अनुच्छेद 4 के काम में दिया गया है कि 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, और ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन है जिस पे ये जोड़ा गया है। और कौन कौन से हैं जो कि आपके मौलिक कर्तव्य हैं? देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं उसका संवर्धन करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना तथा राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना आदि मूल कर्तव्य में शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 67। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, संसद के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग लेते हैं। तो 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 67। देखिए, जो अनुच्छेद 63 है इसके अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होता है, ये बात तो सबको पता है। और जो अनुच्छेद 66 है इसके अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मिलकर करते हैं, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। और सभी सदस्य निर्वाचक जो है मंडल द्वारा किया जाता है इनका निर्वाचन। तो इसमें जो 67 का राइट आंसर हो जाएगा, संसद के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, किंतु इसमें और भी कारण क्या है कि राज्यों के विधानसभा सदस्य भाग नहीं लेते हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संसद के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं।
और ये भी किस में है, ये उपराष्ट्रपति में है ना। और राष्ट्रपति राष्ट्रपति जो होता है वो किसी के भी निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 68 निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? पर्वत और सर्वोच्च शिखर। एंडीज पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? 68 देखिए, ये इंडीज़ का एकांका गुहा है, ये बात बिल्कुल सही है। रॉकी का माउंट एल्बस है, एल्ब्रुस, ये भी सही है। और ग्रेट डिवाइडिंग माउंट कोसिस्को, ये भी बात सही है। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 1 2 3 तीनों सही हैं। इंडीज एकांका गुहा, रॉकी माउंट एल्ब्रुस और ग्रेट डिवाइडिंग माउंट कोसिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 69 रोन डेल्टा तथा लायंस की खाड़ी में चलने वाली हवा है, कौन सी है? मिस्ट्रल, बोरा, फॉन, जोंडा। तो 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिस्ट्रल हो जाएगा ना। मिस्ट्रल एक गरम हवा है जो कि कहाँ पे चलती है? लॉरेंस की खाड़ी में चलने वाली है मिस्ट्रल। मिस्ट्रल एक ठंडी हवा कौन सी है? मिस्ट्रल है। रोन डेल्टा तथा लायंस ये जो है ये सब ठंडी हवा, और ये कहाँ चलती हैं? ये लायंस की खाड़ी में चलने वाली हैं। लायंस की खाड़ी में चलने वाली हवा हैं। ठंडी हवा मिस्ट्रल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 70। साधारणतया ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है चने के खेत में, तंबाकू के खेत में, गेहूं के खेत में, धान के खेत में। तो जो ओरोबैंकी है ये खरपतवार है और ये कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये खेतों में पाया जाता है, वो किसके? तंबाकू के। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तंबाकू खेतों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। श्वेत, नील एवं ब्लू नदियाँ अफ्रीका के किस स्थान पर मिलकर संयुक्त रूप से नील नाम से प्रवाहित होती हैं? तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो कि देखिए, नील नदी जो संसार की सबसे लंबी नदी है और इसकी एक शाखा भी है, कौन सी है? ब्लू नील है। तो इसमें इसका पूछा क्या है क्वेश्चन इसका पूछा है कि श्वेत, नील एवं ब्लू नदियाँ अफ्रीका के किस स्थान पर मिलकर संयुक्त रूप से नील नाम से प्रवाहित होती हैं? तो इसकी श्वेत नील और ब्लू नील ये नील नदी की जो है शाखाएं हैं। तो ये कहाँ पे प्रवाहित होती हैं? ये खार्तूम सूडान में प्रवाहित होती हैं, मिलती हैं जो एक जगह मिलकर ये प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 72। विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबर टायर्स केंद्र कौन स्थित है? यूके में, यूएसए में, फ्रांस में, चीन में। तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका कहाँ पे है? ये एकरॉन कहाँ पे स्थित है? ये यूएसए में है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर है 73। नीचे दिए गए कथन हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे का कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त स्थायी होती है। कारण है, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सही किंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त तथा स्थायी होती है, ये बात बिल्कुल सत्य है। और उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, और ये व्याख्या भी एक दूसरे कर रहे हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 74। विषुवतीय जलवायु प्रदेश में सदाबहार वर्षा वनों का व्यापक विस्तार पाया जाता है, क्योंकि इस प्रदेश में वर्ष भर उच्च तापमान रहता है। इस प्रदेश में वर्ष भर सामान्य वर्षा होती है। तो 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 74। देखिए, इस प्रदेश में विषुवतीय जलवायु प्रदेश में जो है सदाबहार वर्षा वनों का जो व्यापक विस्तार है क्या है, ये वर्ष भर उच्च तापमान यहाँ पे रहता है, और इस प्रदेश में वर्ष भर सामान्य वर्षा होती है। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दोनों बात सत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक तथा दो दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 75 क्वेश्चन। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी एक जापान में निवास करती है, इनुइट, नार्डिक, जिलू। तो 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए जो जनजाति है वो जापान में निवास करती है, वो इनु जनजाति है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इनु। देखिए इनुइट कहाँ पे है, इनु तो जापान की जनजाति है, और जो इनुइट है ये कनाडा की है। नॉर्डिक है कहाँ की, स्कैंडिनेविया की है नॉर्डिक। और जुलू दक्षिण अफ्रीका की है। जुलू कहाँ की है, दक्षिण अफ्रीका की है। इनुइट कहाँ की है, कनाडा की है। और नॉर्डिक स्कैंडिनेविया की है। जुलू दक्षिण अफ्रीका की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं, घास है एक तरफ है भूमियाँ, इस भूमियों की अवस्थिति सेल्वास, लानोस, पंपास। तो ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, इसका सही सुमेलित करना है। तो कौन कौन सुमेलित है बताएंगे, देखिए चलिए। 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लानोस जो है ये वेनेजुएला के सवाना घास भूमि में पाए जाते हैं ना। लानोस वेनेजुएला में हो जाएगा ये तो गलत हो गया। और सेल्वास कहाँ पे पाया जाता है, सेल्वास अमेजन घाटी के भूमध्य रेखीय वर्षा वन में पाया जाता है, सेल्वास अमेजन घाटी। तो ये तो बिल्कुल सत्य है। लानोस वेनेजुएला में। पंपास कहाँ पे पाया जाता है, तो पंपास अर्जेंटीना में पाया जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे से क्रॉस मैच हो गए, तो इसलिए इसमें क्या पूछा है, कूट। सही सुमेलित है तो कौन सा, केवल एक। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 77। बॉस्फोरस जनजाति, बॉस्फोरस जलसंधि इंस्तालुम और अनातोलिया प्रायद्वीप तुर्की को अलग करती है, काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। दोनों कथन सत्य हैं, कोई भी कथन सत्य नहीं है। 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 77 बॉस्फोरस जल संधि। बॉस्फोरस जल संधि है इस्तांबुल और अनातोलिया प्रायद्वीप तुर्की को अलग करती है। बॉस्फोरस जल संधि इस्तांबुल और अनातोलिया प्रायद्वीप तुर्की को अलग करती है। तो ये बॉस्फोरस जो जल संधि है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 70। निम्नलिखित में से रूपांतरित चट्टान नहीं है, क्वार्टजाइट, संगमरमर, ग्रेनाइट, शिस्ट। तो 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ग्रेनाइट है जो आग्नेय चट्टान है। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है, यही आपकी रूपांतरित चट्टान नहीं है। क्वार्टजाइट है, ये भी रूपांतरित है। संगमरमर है, ये भी रूपांतरित है।
और शिष्ट है, ये भी रूपांतरित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित वन्यजीव अभ्यारण्यों में से किस एक में सफ़ेद भालू के संरक्षण के लिए जाना जाता है? कौन सा है जो सफ़ेद भालू के संरक्षण के लिए जाना जाता है? जल्दापारा, घाट प्रभा, दाची गांव और मारिन पार्क। तो क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, जो दाची गांव है यही सफ़ेद भालू के संरक्षण के लिए विख्यात है और ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। यहाँ पे पार्टिकुलर सफ़ेद भालू ही पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 80। वर्ष 1912 ईस्वी में गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना हुई थी। कोयम्बटूर में, शाहजहाँपुर में, लखनऊ में, कानपुर में। तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 80, जो गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना कहाँ पे हुई थी? ये तो हुई थी आपकी कोयम्बटूर में, और यह कब हुई थी? 1912 में। तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कोयम्बटूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है, इसका प्रमुख कारण है क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पूर्व मानसून, उत्तर पूर्व मानसून या फिर पश्चिम विक्षोभ। 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, भारत के जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है, इसका प्रमुख कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये होता है। 81 ये होता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 82। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जल प्रपात है एक तरफ नदी। तो गोकाक जलप्रपात कहाँ पे है? गोकाक। अच्छा, इसमें बताना है जो सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है, देखिए, गोकाक घाट प्रभा में ये बात सत्य है। अमृतधारा क्या है? अमृतधारा ये गोकाक किस नदी पे है? गोकाक घाट प्रभा नदी पे है, ये बात सही है। चचाई बीहड़ में है, ये भी बात सही है। जो अमृतधारा है, अमृतधारा छत्तीसगढ़ में, वो भी हसदो या हसदेव नदी पे है, और कपिलधारा नर्मदा नदी पे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अमृतधारा कहाँ पे है? हसदेव नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 83। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक हिमालय प्रदेश से होकर नहीं गुजरती? ब्यास, सतलज, जमुना, दूधगंगा। तो 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है, वो हो जाएगी आपकी दूधगंगा। क्या हो जाएगी? दूधगंगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 84। विदर्भ नाम से जाने जाने वाला क्षेत्र है। धारवाड़ पठार के पूर्वी भाग में, दक्कन पठार के पूर्वी भाग में, सतपुड़ा पहाड़ी के पूर्वी भाग में, इनमें से कोई नहीं। 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो विदर्भ है, विदर्भ किस नाम से जाना जाता है? ये दक्कन पठार के पूर्वी भाग में है ना विदर्भ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दक्कन पठार के पूर्वी भाग में विदर्भ नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक की सीमा समुद्र से नहीं लगती? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल या फिर कर्नाटक। 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, भारतीय राज्यों में से जो एक की सीमा समुद्र से नहीं लगती, वो है आपका तेलंगाना। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अच्छा, कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पे समुद्र से नहीं लगती है? तो भारत के ऐसे 9 राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र तट से लगी हुई है।
तो कौन कौन से राज्य हैं जिनकी समुद्र तट से लगी हुई है इनकी सीमा? तो गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं तमिलनाडु है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 86, निम्नलिखित में से कौन सा एक हीरा भंडारण के मामले में शीर्ष स्थान पर है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस और बोत्सवाना। तो 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो हीरा भंडारण के मामले में शीर्ष स्थान पर है वो है आपका रूस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 87, कोचीन बंदरगाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं? यह केरल में स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है, यह लैगून में स्थित है, यह भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है। सभी कथन सत्य हैं। 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से देखिए ये सारे कथन इसमें सत्य दिए हैं। यह केरल में स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ये भी बात सत्य है, और यह लैगून में स्थित है, ये भी बात सत्य है, और यह भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है, ये भी बात सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर 87। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 88, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भारत में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला राज्य केरल, भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला संघीय क्षेत्र है कौन है? और फिर न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला संघीय क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य। तो इसमें से एक जो सही नहीं है वो कौन सा सही नहीं है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, भारत में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा? केरल है, ये बात बिल्कुल सत्य है। और भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला संघीय क्षेत्र दिल्ली है। ग्रामीण, क्या ये बात सत्य है? 88, चलिए ये भी बात सत्य है। नेक्स्ट है न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला संघीय क्षेत्र है दमन एवं दीव, ये भी बात सत्य है। और ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य नागालैंड है, क्या ये बात सत्य है? नहीं, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 89, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? क्लोरेम्फेनिकॉल प्रतिजैविक औषधि, बेनाड्रिल प्रतिहिस्टेमिन, एस्पोस्टर्नम प्राकृतिक मधुरक, सभी सुमेलित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 89 देखिए, जो क्लोरेम्फेनिकॉल है ये प्रतिजैविक औषधि है, ये बात सत्य है। और बेनाड्रिल ये प्रतिहिस्टेमिन है, ये भी बात सत्य है। एस्पोर्टम है ये प्राकृतिक सुधारक है, मधुकर है, ये भी बात सत्य है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ये सभी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? फ्रक्टोज फलों के मीठे स्वाद का कारण है, मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में अक्षम है, गैलिस्टिक एक पेप्टाइड हार्मोन्स है, रतौंधी एक आनुवंशिक रोग है। क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें एक सत्य नहीं है। तो जो रतौंधी है क्या एक आनुवंशिक रोग है? नहीं, ये आनुवंशिक रोग नहीं है। रतौंधी जो है ये विटामिन ए की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और इसका फैक्ट भी याद कर लें तो देखिए, तो फ्रक्टोज है फलों के मीठे स्वाद का कारण है, ये बात सत्य है। मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में अक्षम है। देखिए, इसमें जानवरों में जो सेलुलोज का पाचन होता है बहुत स्पीड में होता है, तो ये मनुष्य में इसका अभाव होता है। नेक्स्ट देखिए, गैस्ट्रिक एक पेप्टाइड हार्मोन्स है, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 91, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म द्वारा संभव है जब दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य जब एक वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 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 91 का राइट आंसर क्या हो
देखिए इसमें दोनों बात सत्य दी गई हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म द्वारा संभव किया जाता है। देखिए जब आप प्रैक्टिकल करते हैं लैब में फिजिक्स के, तो उसमें आप प्रिज्म को वर्ण विक्षेपित करते हैं, तो इसमें जो है इसका प्रकाश में होता है ना वर्ण विक्षेपण, तो प्रिज्म द्वारा संभव है, ये बात सत्य है। और जब दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य एक वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत हो जाती है, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 91 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 1 और 2 दोनों बात सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 92। चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर यात्रियों का आगे की ओर झुक जाना उदाहरण जड़त्व का, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का, समय का, रेखीय वेग का। तो 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 92 का हो जाएगा, चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर यात्रियों का आगे की ओर झुक जाना उदाहरण है किसका? ये जड़त्व का नियम है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 93। गॉस निम्नलिखित में से किस एक गॉस किस चीज़ का मात्रक है? लेंस की शक्ति का, रेडियो एक्टिवता का, चुंबकीय प्रेरण का, विद्युत प्रतिरोपण का, प्रतिरोध का, विद्युत प्रतिरोध का। तो क्वेश्चन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 93 का राइट आंसर गॉस क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 93 जो गॉस है वो चुंबकीय प्रेरण का मात्रक है, चुंबकीय प्रेरण का। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 94। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान है 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, या फिर 12.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड, या फिर 13.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइन्टी फोर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 94 इसका मान होता है पलायन वेग का 11.2 वर्ग किलोमीटर प्रति सेकेंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु में पाए जाने वाला मौलिक कण नहीं है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूटेरॉन। देखिए ड्यूटेरॉन है, ये गलत है और ये नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 96। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन जब समुद्री मैंग्रोव और आर्द्र परितंत्रों की वनस्पतियों के माध्यम से अवशोषित कर लिया जाता है तो इन परितंत्रों में उपस्थित कार्बन कहलाता है ग्रीन कार्बन, ब्लैक कार्बन, ऑरेंज कार्बन, ब्लू कार्बन। तो 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा ब्लू कार्बन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन और जब समुद्री मैंग्रोव और आर्द्र परितंत्रों की वनस्पतियों के माध्यम से अवशोषित कर लिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? इसमें क्या होता है? उपस्थित होता है ब्लू कार्बन उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है पायरोलुसाइड किसका अयस्क है? टिन का, चांदी का, मैग्नीज का, एल्यूमिनियम का। 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पायरोलुसाइड ये आपका मैग्नीज का अयस्क है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से किस एक का संबंध सूंघने की शक्ति के नष्ट होने से है? एनोसिएमा, एम्फाइसीमा, स्लीप एपनीमा, या फिर ल्यूकेमिया। तो 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से एक का संबंध सूंघने की शक्ति के नष्ट होने से है। 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 98 का देखिए जो एनोसीमा है
ये तो सूंघने की शक्ति इसका नष्ट हो जाती है, जो एनोसीमा है। और इसमें क्या इम्फाइसीमा एक ऐसी प्रकार की वो है, क्रॉनिक प्रतिजाति फुफ्फुसीय रोग है ये, क्रॉनिक प्रतिरोधी फुफ्फुसीय रोग है। और स्लीप एप्निया है जो, ये निद्रा संबंधी विकार है, स्लीप एप्निया। और ल्यूकेमिया क्या, ये एक प्रकार का रक्त कैंसर होता है जिसमें आपकी वाइट कार्पस जो बढ़ जाती हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, तभी आपको ये ल्यूकेमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से किस तापमान पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में से एक ही होंगे? तो 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो -40 डिग्री सेल्सियस है तो यही हो जाएगा आपका, जो कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में एक ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? रानीखेत मुर्गियों की संक्रमण बीमारी है, वात्सोसर्जन पोटोमीटर से मापा जाता है, या फिर मैड काउ रोग मवेशियों के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मवेशियों में होने वाले मुहपका रोग का कारण जीवाणु है। तो क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो मवेशियों में होने वाला मुहपका रोग है, ये कारक किसका है? ये विषाणु के कारण होता है। विषाणु, मवेशियों में होने वाला मुहपका रोग का कारण क्या है? जीवाणु दिया है इसमें, ये विषाणु द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यही गलत है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।